हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद मी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम कारक चैप्टर पढ़ेंगे। हमने अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं समास का चैप्टर। तो समास के 6 भेद होते हैं और 6 में से हम 5 भेद हम पढ़ चुके हैं। हमारा एक समास बाकी रह गया जिसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो तत्पुरुष समास तब समझ में आएगा जब हम कारक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि बिना कारक समझे तत्पुरुष समास हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम पहले कारक का चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, और फिर हम कल अपना एक वीडियो और दूंगा मैं, जो कल आएगी समास की। तो इसमें कल एक लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें हम समास का चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो समास के साथ साथ हमारा कारक का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कारक का शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कारक शब्द क्रिया धातु, क्रिया मतलब क्रय, जो क्रिया होती है वो क्रय, ये क्रय धातु से बना है। क्रय को ही हम क्रिया बोल देते हैं, ठीक है। क्रिया धातु से बना है जिसका अर्थ करना होता है, ठीक है। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। मतलब जो वाक्य है, वाक्य में संज्ञा हो सर्वनाम हो, तो जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनका क्रिया से संबंध जो बताता है वो कारक कहलाते हैं। मतलब कारक की मदद से ही संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध पता लगाया जा सकता है। तीसरी इसकी डेफिनेशन है, किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं वह संज्ञा और सर्वनाम से संबंध बताते हैं। मतलब किसी संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं वह संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो भी हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वही कारक चिन्ह संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ में संबंध बताते हैं, ठीक। कारक चिन्ह के कारक के 6 या 8 भेद होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर ऑप्शन में 8 है तो राइट आंसर 8 होगा, और 8 और 6 में से दोनों हैं तो राइट आंसर 8 होगा, और अगर 8 नहीं है तो राइट आंसर 6 माना जाएगा, ठीक। कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। मतलब कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग बोल देते हैं, ठीक। अगली डेफिनेशन है, संबंध और संबोधन कारक कारक की श्रेणी में नहीं आते, तब कारक की संख्या 6 होती है। मैंने आपको बताया कारक जो होते हैं वो 6 या 8 होते हैं। 8 कब होते हैं? 8 जब होते हैं जब संबंध कारक और संबोधन कारक, जब कारक की श्रेणी में गिनती होती है तब कारक की संख्या 8 होती है, और अन्यथा जब संबंध कारक और संबोधन कारक दोनों को निकाल दिया जाए तब कारक की संख्या 6 होती है, ठीक। और अगर संबंध और संबोधन कारक को भी कारक की श्रेणी में माना जाता है तब कारक की संख्या 8 होगी। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। संबोधन कारक में प्रथम विभक्ति होगी, विभक्ति की कुल संख्या 7 होगी। तो ये मैंने आपको ये जो डेफिनेशन ये सारी बताई हैं, इन सभी का प्रयोग मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा। जो उदाहरण मैं लूँगा उन सब में ये सब लगेंगे, प्रयोग होंगे, और वो बहुत अच्छे से आने वाले उदाहरण जो होंगे उनमें इन सबको हम प्रयोग करेंगे और अच्छे तरह हम समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, संबोधन कारक में जो विभक्ति होगी वो प्रथमा होगी, और विभक्तियों की कुल संख्या 7 होगी, ठीक। कैसे हम मैं देखते हैं। देखो, हमने ये लिखा कि विभक्ति 7 होती है, जो विभक्ति होती हैं वो 7 होती हैं, और कारक चिन्ह जो होते हैं वो 8 होते हैं, और कारक चिन्ह को हम परसर्ग बोल देते हैं। वो कैसे मैं बता दूँ। देखो, प्रथम विभक्ति होती है, प्रथम विभक्ति कर्ता कारक होता है। सवाल आएगा आपका कि कारक में विभक्ति कितनी होती है, जो कारक होते हैं उनमें विभक्ति कितनी होती है। ऑप्शन में दे दिया 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया और 8 दे दिया, तो राइट आंसर आपका 7 होगा। और कारक अगर पूछता कारक चिन्ह कारक कितने होते हैं, तो कारक 8 होते हैं, ठीक। और विभक्ति हमारी 7 होती है। या ये पूछ लिया जाएगा कि प्रथम विभक्ति में कौन सा कारक होगा, तो मैं बता दूं प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होगा। या ऐसा पूछ लिया जाएगा
कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होगी। ये पूछ लिया जाएगा कि कर्ता कारक में चिन्ह, कर्ता का चिन्ह कौन सा होगा, तो मैं बता दूं कर्ता कारक में ने चिन्ह होगा। ठीक, और उसके बाद में देखो विभक्ति हमारी 7 होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो ये जो प्रथमा विभक्ति है, अब मैंने प्रथमा विभक्ति 2 जगह लिखी है, तो ये मैंने प्रथमा विभक्ति 2 जगह क्यों लिखी है मैं आपको बता दूँ। अब देखो कर्ता, कर्ता क्या होता है, कर्ता और संबोधन। कर्ता वो होता है, कर्ता अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होता है। कैसे होता है, जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो इसमें किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। हमारे कारक चिन्ह कौन से हैं, कारक चिन्ह हमारा ने, को, के द्वारा, के लिए या साथ, से अलग होना या पृथक होना, काके की, रारेरी, में, पे, पर, हे, हो, अरे, ए, जी, हेलो, मतलब ये हमारे कारक चिन्ह हो गए और ये हमारे कारक हो गए और ये हमारी विभक्ति हो गई। ठीक, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कर्ता के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि कर्ता के कारक चिन्ह कौन सा आएगा, कर्ता के लिए कारक चिन्ह ने आएगा, कर्म का कारक चिन्ह को हो गया, करण का कारक चिन्ह के द्वारा हो गया, संप्रदान का कारक चिन्ह के लिए या साथ हो गया, संप्रदान का कारक चिन्ह से अलग होना या पृथक होना हो गया, संबंध का कारक चिन्ह काके की, रारेरी हो गया, अधिकरण कारक के लिए का जो कारक चिन्ह है वो में होगा, पे होगा या पर होगा, संबोधन कारक का कारक चिन्ह हो गया हे, हो, अरे, ए, अजी, हेलो। तो इसमें जो ये विभक्ति चिन्ह होता है ना, ये विभक्ति चिन्ह ये वाला होता है जो इसमें समय लगा हुआ है ये। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कर्ता कारक और मैंने संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति क्यों लिखी है, ये मतलब क्यों मानी जाती है, मैंने नहीं लिखी, जो ये बताते हैं, मैंने सिर्फ केवल जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो कारक जो कर्ता होता है, कर्ता अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, और तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, इसमें किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन संबंध क्या है, संबंध बता दिया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक, मतलब मैं पढ़ता हूँ, संबंध बता दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ, पुस्तक थोड़ी पढ़ता हूँ, मतलब पुस्तक नहीं पढ़ता, केवल पुस्तक को पढ़ता हूँ कर्म बनाकर। ठीक, और ये इसके मैं उदाहरण लूँगा आगे, आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, तो इसके सारे जब उदाहरण लूँगा तब वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो कर्ता कारक और संबंध कारक, इसमें प्रथमा विभक्ति होगी दोनों में, और ये संबोधन कारक कर्ता कारक पे डिपेंड करता है, मतलब जो संबोधन कारक होगा वो कर्ता कारक के अधीन होगा, इसी के द्वारा आएगा। अगर उसमें पूछ लिया जाए, पेपर में आ जाए कि संबोधन कारक किसके अधीन कार्य करता है, तो मैं आपको बता दूं संबोधन कारक कर्ता कारक के अधीन होता है। ठीक, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कर्ता कारक आपको याद करना पड़ेगा ये पूरा। देखो विभक्ति हमारी 7 होती है, कारक हमारे 8 होते हैं, और कारक चिन्ह भी हमारे ये 8 ही होते हैं। नहीं होते तो खैर ज़्यादा हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग हैं, तो ये 8 ही हो गए ना, बाकी तो अलग अलग हैं, गिनती करोगे 1 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, तो इनसे मतलब नहीं है, वो तो अपना अलग होगा। देखो जैसे कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, तो मैं आपको बता दूं इसमें देखो एक तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, मैं आपको बता दूं तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये हमारा के गलत हो गया, के नहीं आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक, ये हमारा से आएगा कि से द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कर्ता, कर्ता ने मतलब कर्ता अपने आप स्वतंत्र होता है। कर्ता जब मैं खुद, जब मैं अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ या आप किसी काम को कर रहे हो, तो वो कर्ता हो गया, जो किसी काम को करता है वो कर्ता हो गया। कर्म क्या होगा, जो कार्य को करा जाए वो कर्म होता है। करण, करण को हम साधन कारक भी बोल देते हैं। तो करण क्या होता है, जो हमारा, जैसे मैं बोल दूं कि मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल क्या दूं आपको एग्ज़ाम्पल, ये बता दूं कि पंखा छत पर लटक रहा है। ठीक, तो पंखा छत पे लटका हुआ है, तो एक ये साधन हो गया, ये कारण हो गया कि छत पे लटका हुआ है। या फिर मैं बोल दूं कि मैं बस से जा रहा हूँ, साधन, किससे जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ। मैं साइकिल से आ रहा हूँ, तो इसमें बस क्या होगी, बस एक साधन होगी, साइकिल क्या होगी, साधन होगी।
कार क्या है, साधन हो गए, मतलब किसी के द्वारा करा जाए या किसी से आना जाना हो तो वो हमारा साधन हो गया। संप्रदान के लिए ये साथ। संप्रदान, तो संप्रदान एक ऐसा होता है जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ को किसी को दूँ, जैसे कोई उपहार होगा, भेंट होगा या कुछ भी हो गया, मैं अगर किसी को देता हूँ तो वो कभी वापस नहीं ली जाती। तो संप्रदान कारक में भी वही है। जो भी उदाहरण इनके होंगे ना, इन उस उदाहरणों में इन परसक चिन्हों का प्रयोग होगा तो उससे आसानी से, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जिनमें इनका प्रयोग नहीं होगा, तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ। संप्रदान कारक के लिए अप्रदान कारक अलग होना। जैसे कि अप्रदान कारक का अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हिमालय से नदी निकलती है, जो मतलब निकलती है, जो एक बार निकल गया, जो एक बार छूट गया, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि धनुष से तीर निकल गया, या बंदूक से गोली निकल गई, या पेड़ से पत्ता टूट गया, जो एक अपने स्थान से कोई चीज़ दूसरे स्थान पर पहुंच जाए, मतलब अपने स्थान को छोड़ दे, वहाँ पे अप्रदान कारक होगा। संबंध वही है काके की रारेरी और अधिकरण में पर। अधिकरण मतलब कोई भी चीज़ किसी चीज़ पे टिकी हुई हो, जैसे बंदर दीवार पे बैठा है, या मैं बोल दूँ कि राम बाइक पे बैठा हुआ है, मतलब किसी चीज़ पे बैठना, वो अधिकरण कारक के अंदर आ जाएगा। संबोधन कारक, मैं संबोधन कहता है किसी चीज़ को बुलाना, या फिर जैसे मैं अगर किसी को आवाज़ दूँ कि हे राम इधर आओ, या हो तुम कहाँ जा रहे हो, या अरे सुनोगे नहीं, या फिर कह दो अजी थोड़ा सुन लो, तो जिसमें भी ये संबोधन कारक के चिन्ह आ जाए उसमें संबोधन कारक होगा। और देखो जो ये संबोधन कारक जो चिन्ह होते हैं ये कर्ता के साथ डिपेंड करते हैं, क्योंकि इन्हें कौन बोलेगा, इन्हें कर्ता बोलेगा, मतलब या तो मैं बोलूँगा, या संज्ञा बोलेगा, या सर्वनाम बोलेगा। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा मैं हूँगा, सर्वनाम आप होगे या तुम होगे या वह है यह है, तो संज्ञा सर्वनाम की सहायता से ही हम संबोधन कारक को बोल सकते हैं। अब उदाहरण में देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिया, मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी कारक चिन्ह का इसमें प्रयोग नहीं हुआ, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा कारक है इसमें, मतलब कारक इसमें बताओ कौन सा है, तो देखो सीधा सीधा राम किस पे डिपेंड करता है, राम पढ़ते पे डिपेंड कर रहा, सीधा सीधा राम पढ़ता है। अब देखो पुस्तक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राम पढ़ता है। राम अगर पढ़ता है तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा कर्ता कारक आ गया। ठीक, तो सीधा सीधा हमारा कर्ता कारक आया। क्यों, क्योंकि राम पढ़ता है, तो राम के द्वारा कार्य करा गया, वो अपने आप में स्वतंत्र है, तो राम पढ़ता है, इसमें कर्ता कारक आ गया। इधर दूसरा हमने लिया है राम ने पुस्तक पढ़ी। देखो इसमें हमने कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ हमने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं करा, लेकिन डिपेंड किस पर कर रहा है, पढ़ता। राम पढ़ता है, पुस्तक नहीं पढ़ता। देखो एक चीज़ है, पूरा अगर सेंटेंस में देखूँ, राम पुस्तक पढ़ता है, राम तो पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि पुस्तक पढ़ता है, मैं अब राम को नहीं ले रहा इसमें, केवल मैं राम को इसमें ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अगर सेंटेंस देखूँ पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता थोड़ी है, पुस्तक तो पढ़ी जाती है, या पुस्तक कोई ऐसे थोड़ी है, या तो पुस्तक किसी व्यक्ति का नाम होगा, क्योंकि पुस्तक कौन पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा कौन, कोई व्यक्ति तो पढ़ सकता है, व्यक्ति हो, बच्चा हो, या कोई लड़की हो, वही तो पढ़ेगी। तो इसमें हमारा कर्ता कारक आ गया, और इसमें हमने कारक चिन्ह दे दिया, राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो इसमें ने आ गया, तो कर्ता ने, हमने आपको बताया था कि जो हमारे कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो ने है, तो कर्ता ने, तो हमारा कारक चिन्ह ने आ गया, तो इसमें भी हमारा कर्ता कारक हो गया। ठीक, और तीसरा हमारा उदाहरण है राम पेन से लिखता है। देखो मैंने आपको बताया था कि कर्ता ने जो समय मतलब खुद के द्वारा करा गया हो कार्य, वो कर्ता हो गया। कर्म को जो दूसरे के द्वारा करा जाए, कर्म मतलब जो मेरे द्वारा करा जाए, ये दूसरे के द्वारा करा जाए, वो कर्म को। ठीक, और राम पेन से लिखता है, मतलब पेन से, पेन क्या होगा, एक साधन हो गया। साधन कौन सा, कर्ता ने कर्म को करण से आ गया, तो हमारा इसमें करण कारक हो गया। तो देखो करण कारक साधन के, तो हम ये गलत लिख गया था, से या के द्वारा, तो राम पेन से लिखता है, तो से आ गया, तो हमारा
इसमें करण कारक हो गया हमारा, करण कारक। ठीक, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, ठीक। अब देखो राम क्या हो गया, इसमें राम कर्ता हो गया, ने करता, ने इसमें कारक चिन्ह भी दे दिया। बाकी राम क्या है, राम क्या है, राम एक कर्ता है खुद, ठीक है, लेकिन ने भी दे दिया इसमें साथ में, हमें बता दिया कि हाँ इसमें कर्ता कारक हो गया। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा, तो सीता इसमें क्या होगी, सीता इसमें करण हो गई, क्योंकि साधन है। किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा, के लिए, तो के लिए किसके लिए आया हमारा, के लिए हमारा आया करण कारक के लिए, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण के लिए, ठीक। और अगला हम देखें तो बच्चा कुत्ते से डरता है, किससे डर रहा है, कुत्ते से डर रहा है, मतलब क्या आ गया, भय आ गया। अगर भय आ रहा है इसमें तो हमारा देखो कुत्ता से डरता है, तो अगर मैं विभक्ति चिन्ह पे बताता हूँ, हालांकि पूरी डेफिनेशन के साथ में इसमें आगे लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊँगा, अभी आपके शायद हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आने वाले कुछ ही मिनटों के बाद में पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि कर्ता ने कर्म को करण या साधन से या के द्वारा, साधन क्या होता है, साधन देखो बस, रेलगाड़ी, ट्रक, किसी के भी द्वारा कोई भी कार्य करा गया वो हमारा साधन होता है। जैसे अगर मैं कह दूं मैं बोर्ड पर लिखता हूं, तो मैं बोर्ड पर किस चीज़ से लिख रहा हूँ, बोर्ड पे मैं मार्कर से लिखूंगा, तो मार्कर हमारा साधन हो गया। तो संप्रदान के लिए या साथ, अप्रदान से या अलग होना, तो अप्रदान से देखो यहाँ भी से आ गया और यहाँ भी से आ गया, तो इसमें इससे में और इससे में क्या फ़र्क है, इससे में हो गया साधन के लिए, लेकिन ये से हो गया अलग करने के लिए। जैसे हिमालय से नदी निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ से अलग होगा। ये बहुत लॉजिकली सवाल हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं और यही सवाल बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, तो इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। और संबंध काके की रारेरी, ये तो खैर सभी मालूम होता है। अधिकरण में पर, संबोधन हाई और अजी, ये जो भी है। तो बच्चा कुत्ते से डरता है, से, तो इसमें अलग तो कुछ हो नहीं रहा, तो जब अलग नहीं हो रहा तो कौन सा होगा, देखो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें भी करण कारक हो गया से। यह मेरा भाई है, तो यह मेरा भाई है, इसमें किसी कारक चिन्ह का प्रयोग, देखो इसमें तो से का हुआ था, तो से हमने बता दिया करण कारक में आ गया। और अगर इसमें अलग होने वाली बात होती, कुछ अगर अलग होने वाली बात होती तो इसमें कौन सा, तो अप्रदान कारक आ जाता, अगर अलग होने वाली बात है, लेकिन अलग होने वाली बात इसमें नहीं है। तो यह मेरा भाई है, जब यह मेरा भाई है तो ये संबंध बता रहा है। यह क्या है, यह एक सर्वनाम है और भाई क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा का सर्वनाम के साथ, यह सर्वनाम का संज्ञा के साथ, यह संज्ञा संज्ञा के साथ, यह सर्वनाम सर्वनाम के साथ, जब भी कोई वाक्य होगा तो उसमें हमेशा संबंध कारक होगा। तो यह मेरा भाई है, तो यहाँ संबंध कारक आ गया। राम छत पर बैठा है, देखो किस पे बैठा है, छत पर, तो जब छत पर बैठा है, अधिकरण में पर, मैंने बताया था अधिकरण में पर, तो इसमें अधिकरण कारक आ गया। क्यों, क्योंकि इस पर कारक चिन्ह हमारा आ गया। अरे देखो संबंध, तो इसमें तो उसमें संबंध आ गया, इसमें अधिकरण आ गया और इसमें संबोधन कारक आ गया। क्यों, क्योंकि इसमें अरे आ गया। और इसमें मैंने आपको बताया था जो संबोधन कारक होगा वो कर्ता के साथ होगा, कर्ता में या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी, तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग करा गया है और संबोधन कारक होगा। तो इसमें नोट करके मैंने एक चीज़ दी है कि संबोधन कारक सदैव कर्ता के साथ कार्य करेगा। तो इसलिए मैंने ये गलत इसमें लिख गया है, जबकि ये होना चाहिए कर्ता, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो जो इसमें है कि संबोधन कारक सदैव कर्ता के साथ कार्य करेगा, तो हमारा कर्ता क्या है, कर्ता हमारा तुम और संबोधन अरे। ठीक, आगे देख लेते हैं कारक के 6 या 8 भेद। तो 6 मैंने आपको, 6 कब होंगे, 6 जब होंगे जब संबंध कारक और संबोधन कारक इसमें कारक की श्रेणी में नहीं आएंगे, तो वो आपको पूरा मैं आपको बताऊंगा। 8 जो मैंने आपको बता दिया कि 8 को जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अप्रदान से, संबंध काके की अधिकरण में पर, और संबोधन हा हे, मतलब ये जो हा अरे हेलो सुनो जो भी है, ये 8 हमारे कारक चिन्ह कारक होते हैं। तो
इसमें 6 कब होंगे? 6 जब होंगे जब संबंध और संबोधन कारक कारक की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। तो कर्ता के द्वारा जो कार्य सबसे पहले किया जाएगा वही कर्म कहलाएगा, और जो बाद में किया जाएगा वह गौण कर्म कहलाएगा। कैसे, मैं आपको बता दूं। देखो सेंटेंस मैंने उदाहरण ये लिया है, मोहन स्कूल को जाता हुआ फल तोड़ता है। देखो इसमें जो कर्ता क्या है? कर्ता मोहन है, और कार्य क्या है? इसमें 2 कार्य करे हैं इसने। जो कर्म है वो 2 करे हैं। कौन सा? एक तो स्कूल को जा रहा है, दूसरा फल तोड़ रहा है। कर्ता एक ही है लेकिन कर्म या कार्य 2 हैं। तो कौन से हैं? एक तो स्कूल को जाना, दूसरा फल को तोड़ना। तो मैंने इसको ये बताया है कि जो भी पहले करेगा वही हमारा वही हमारा उत्तर माना जाएगा। बाद वाला इसको मान्यता नहीं दी जाएगी, बल्कि हमारा पहला वाला ही सही माना जाएगा। तो मैंने डेफिनेशन क्या दी है इसकी? कर्ता के द्वारा जो कार्य सबसे पहले किया जाएगा वही कर्म कहलाएगा। तो कर्म कौन सा है इसमें? कर्म हमारा स्कूल को जाना। ये हमारा जो हमारा इसमें कर्म होगा, मोहन स्कूल को जाता है, ये हमारा कर्म हो गया। लेकिन जो बाद में है फल तोड़ना, ये हमारा गौण हो गया, ये मतलब छिप गया इसमें, ये हमारा नहीं माना जाएगा। उत्तर में आपसे यही पूछा जाएगा कि इसमें कर्म बताओ कौन सा है। आपको सेंटेंस दे दिया कि मोहन स्कूल को जाता हुआ फल तोड़ता है, तो बताओ इसमें कर्म कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो पहले जो कार्य करेगा वही हमारा कर्म होगा। ठीक, आगे अब ये देखो, कारक 6 या 8। तो पहला हमारा कर्ता कारक हो गया, दूसरा हमारा कर्म कारक हो गया, तीसरा करण या साधन। तो साधन मैंने आपको बता दिया, कोई भी करण जिसके द्वारा करा जाता है। ठीक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये मैंने संबंध कारक और संबोधन जो कारक हैं, 2 कारक, ये मैंने रेड टाइपिंग करी है। क्यों करी है? तो मैंने ये रेड टाइपिंग इसलिए करी है कि जब ये दोनों संबंध कारक और संबोधन कारक दोनों कारक की श्रेणी में नहीं आते तब हमारे कारक 6 होते हैं, और जब इन कारक की श्रेणी में गिना जाता है तब हमारे कारक चिन्ह मतलब कारक 8 होते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं संप्रदान कारक की पहचान। मैंने आपको उदाहरण दिए थे कि कर्ता, देखो कर्ता खुद पे डिपेंड करता है। जो भी कर्ता का उदाहरण जो एग्जाम्पल होगा उसमें ने का प्रयोग होगा, या ऐसा हो सकता है कि ने का प्रयोग ना हो और सीधा सीधा सेंटेंस आपको दे दे, तो उसमें हमारा हमेशा कर्ता कारक होगा। ठीक, और कर्म को, तो देखो कर्म का जो कारक चिन्ह होगा वो को होगा, तो उसमें जहाँ को आगा तो वो उसका होगा। जो मैंने ये आपको डेफिनेशन जो दिए, कुछ जो कारक हैं उनकी डेफिनेशन पूरी दी है, क्योंकि ज़्यादातर सवालों में पेपरों में यही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं की डेफिनेशन आपको दी है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि संप्रदान कारक की पहचान क्या है। तो जिसके लिए कार्य किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होगा। जैसे सीता के लिए राम ने रावण को मारा। सीता के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए, किसके लिए कार्य किया गया? ये सीता के लिए कार्य करा गया। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो के लिए है। ठीक, तो इसमें देखो कारक चिन्ह भी दे दिया, और पूरा का पूरा मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि जिसके लिए कार्य किया जाएगा, जिसके लिए कार्य किया जाएगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। किसके लिए कार्य किया गया है? यहाँ सीता के लिए कार्य किया गया, तो संप्रदान कारक होगा। किसने मारा? राम ने मारा। राम क्या होगा? यहाँ राम साधन हो गया, रावण को मारा। ठीक, ये दूसरी डेफिनेशन, जो वस्तु पदार्थ हमेशा के लिए जिसको दे दी जाए वहाँ संप्रदान कारक होगा। तो कौन सी चीज़ दी जाती है? देखो शिक्षा दी जाती है। अगर गुरु ने शिष्य को शिक्षा दे दी एक बार, लेकिन अब वापस नहीं आएगी, तो वापस कौन सी नहीं आती? देखो शिक्षा वापस नहीं आती, दीक्षा वापस नहीं आती। ठीक, भीख या भिक्षा वापस कभी नहीं आती। दान अगर आपको दे देती है तो दान वापस नहीं आती। दक्षिणा वापस नहीं आती। भेंट कभी वापस नहीं आता। गिफ्ट, उपहार, ये जो भी चीज़ है मैंने आपको बताई हैं, शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा, भीख, दान, दक्षिणा, भेंट, गिफ्ट, उपहार, ये कभी भी देकर वापस नहीं लिए जाते। तो इसमें हमेशा जहाँ भी किसी भी उदाहरण में अगर कारक चिन्ह का कोई भी उदाहरण में शिक्षा, दीक्षा, भीख, दान, दक्षिणा, भेंट, गिफ्ट, उपहार का अगर पहचान होती है या इनका प्रयोग होता है, वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें देने के बाद वापस नहीं लिया जाता। ठीक है, ये हमेशा हमेशा के लिए दी जाती हैं, इसलिए वहाँ संप्रदान कारक होगा। या अगली डेफिनेशन है, जो वस्तु अच्छी लगे या रुचिधर लगे वहाँ भी संप्रदान कारक होगा। कैसे? उदाहरण है, मुझे पनीर खाना पसंद है या मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। देखो जो चीज़ पसंद है, रुचिधर, रुचि किसे कहते हैं? जो हमें अच्छा लगता है। या देखो अच्छा, रुचि,
या पसंद, ये क्या है, ये आपस में प्रियवाची शब्द है। तो अच्छा लगा, देखो मुझे पनीर खाना पसंद है, जब यहाँ पसंद आया और यहाँ भी पसंद आया, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो जो चीज़ पसंद होती है वहाँ भी संप्रदान कारक होगा। ठीक, अगला है अप्रदान कारक की पहचान। तो अप्रदान कारक में जिससे भय या डर लगे, उदाहरण बच्चा कुत्ते से डरता है। ठीक, यहाँ भय आ गया, तो बच्चा कुत्ते से डरता है, या बच्चा शेर से डरता है, या बच्चा बाहर निकलने से रात में डरता है। जिससे अगर डर, अगर किसी भी चीज़ में अगर डर का हमें अनुभव होता है या भय का हमें लगता है, तो भय और डर ये एक दूसरे के प्रियवाची हैं। ठीक है, जहाँ भी डर हमें दिखाई दे तो वहाँ हमारे अप्रदान कारक होगा। दूसरा है किसी से तुलना की जाए, मतलब अगर किसी चीज़ से आपस में तुलना हो रही है, जैसे उदाहरण है हमारा सोहन मोहन से बुद्धिमान है, देखो आपस में तुलना कर दी इसमें। अगर सोहन मोहन से बुद्धिमान है, देखो अप्रदान कारक, अप्रदान कारक का जो उदाहरण वो है कारक चिन्ह वो से है। ठीक, तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं, देखो जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होगा वो कर्ता ने होगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हा, अरे, हे, हेलो, अजी, ये सब हमारे कारक के कारक चिन्ह होते हैं। तो इसमें हमारा कारक चिन्ह क्या आ गया, से आ गया। तो अप्रदान का कारक चिन्ह क्या था, हमारा से आ गया, तो हमें से भी पहचान होगी। बाकी इसमें एक दूसरे तुलना भी हो रही है। ठीक, तो हमें पहचान होगी, ये अप्रदान कारक का हमारा उदाहरण है। तीसरा इसमें आएगा जिससे ईर्ष्या, द्वेष या घृणा, मतलब नफरत, ये एक नफरत बोलते हैं ना, नफरत, एक दूसरे से घृणा करना, नफरत करना, ये नफरत के ही पर्यायवाची हैं, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा। ठीक, तो अगर नफरत करी जाए, किसी भी उदाहरण में नफरत का अगर हमें अनुमान हो रहा है कि हमें ये पता लग रहा है कि इस उदाहरण में नफरत की बात करी गई है, तो वहाँ भी हमारा अप्रदान कारक होगा। जैसे उदाहरण ले लिया, राम मोहन से जलता है, जब राम मोहन से जल रहा है तो वहाँ हमारे घृणा हो गई, वहाँ नफरत हो गई, तो नफरत होगी तो वहाँ अप्रदान कारक हो गया। हमारा चौथा, हमारी इसमें डेफिनेशन है, जब कोई वस्तु, पदार्थ या प्राणी अपने स्थान से अलग होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाए तो वहाँ भी हमारा अप्रदान कारक होगा। कैसे, उदाहरण है गंगा हिमालय से निकलती है, देखो गंगा हिमालय से निकल गई, जो एक बार निकल गई वो वापस नहीं आती। ठीक, तो जब एक बार निकल गई वो वापस नहीं आती। जैसे पेड़ से पत्ता टूट गया, जो टूट गया मतलब स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अप्रदान कारक में आगा। ठीक, तो जैसे मैं आपको बोल दूं कि मैं दिल्ली से कोलकाता गया, तो एक स्थान में दिल्ली था, दूसरे स्थान कोलकाता था, पहले स्थान मैंने छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पत्ता पेड़ से टूटा, तो पेड़ से टूट गया, ज़मीन पे आ गया, पहले स्थान उसका क्या था, पेड़ था, दूसरे स्थान क्या हो गया, ज़मीन हो गया, तो उसने अपना स्थान बदल दिया। तो ऐसे ही गंगा हिमालय से निकली, पहले कहाँ थी, हिमालय में थी गंगा, लेकिन बाहर निकल गई वहाँ से, तो स्थान बदल दिया गंगा ने। तो उदाहरण, जहाँ अपना स्थान बदले, या भय का अनुमान हो, या तुलना की जाए, या नफरत दिखाई दे, ठीक, या फिर जिस तिथि, दिन, माह, वर्ष से कार्य आरंभ हो, मतलब जैसे 7 जुलाई 2020 रविवार को भारत पाकिस्तान का मैच आएगा, या किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कारक के उदाहरण में अगर तुम्हारा तिथि, दिन, माह, वर्ष से अगर किसी कार्य को अगर वो प्रारंभ करता है तो वहाँ भी अप्रदान कारक का हमारा उदाहरण होगा वो। ठीक, मैंने आपको एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, जिस उदाहरण में भय या डर का अगर हमें अनुमान हो रहा हो तो वहाँ कारक कौन सा होगा, अप्रदान कारक होगा। या अगर तुलना का अगर हमें वो अनुमान हो रहा हो, तो जैसे सोहन मोहन से बुद्धिमान है, या मैं आपसे बुद्धिमान हूँ, या आप मुझसे बुद्धिमान हो, तो एक दूसरे में तुलना हुई तो वहाँ भी अप्रदान कारक होगा। या कहीं ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या फिर नफरत अगर हो रही हो, क्या जैसे मैं आपको बोल दूँ कि राहुल मोदी जी से नफरत करता है, या मोदी जी राहुल से नफरत करते हैं, या नेता आपस में नफरत करते हैं, या हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत करते हैं। बाकी ये एक ऐसी चीज़ हो गई है कि हिंदू मुस्लिम आपस में नफरत, ये तो खैर राजनीति पे डिपेंड कर गया, बाकी अब से पहले मैंने कभी नहीं देखा। जैसी राजनीति बढ़ती चली जा रही है ऐसी नफरत भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक, बाकी मैं कहता हूँ कि ये सब ना करें आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, वो आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपस में मिलकर रहें,
ये नेताओं की बात में आकर आप आपस में नफरत ना फैलाएं, क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो एक दूसरे पे काम आते हैं, ये नेता लोग कभी भी काम नहीं आते। ठीक, ये मेरी आपको बहुत अच्छी एडवाइस है, अगर मानोगे तो मैं कहता हूँ कि फ्यूचर में आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक, तो मैं आपको बता दूँ कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आपस में नफरत अगर कहीं अगर किसी उदाहरण में अगर दे रखी है तो वहाँ भी अप्रदान कारक का उदाहरण होगा। या फिर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान का अगर हमें आभास हो रहा है कि एक स्थान छूट गया दूसरे स्थान पहुँच गया, तो वहाँ भी हमारा अप्रदान कारक का हमें उदाहरण होगा वो। या फिर किसी तिथि से अगर वो किसी तिथि का अगर या तिथि का, वर्ष का, दिन का या सप्ताह का अगर वो सेंटेंस अगर दे रहा है, उदाहरण वो दे रहा है, तो वहाँ भी अप्रदान कारक होगा। ठीक, आगे देख ले। या फिर जिससे शिक्षा ग्रहण की जाए, देखो शिक्षा ग्रहण की जाए, मैंने आपको बताई थी कि जो चीज़ एक बार ले ली जाए या मतलब एक चीज़ दे दी जाए, उपहार हुआ, गिफ्ट हुआ, शिक्षा हुआ, भीख हुई, दान हुई या भेंट हुई, जो एक बार दे दी जाती है दोबारा न ली जाती, वहाँ भी अप्रदान कारक हमारा होगा। ठीक, जैसे शिक्षा ग्रहण की जाए, तो एक बार अगर शिक्षा ले ली जाए, गुरु से शिक्षा ली, अगर एक बार शिक्षा गुरु से ले ली, वो दोबारा वापस नहीं दी जाती शिक्षा। ठीक, तो वहाँ भी हमारा प्रदान कारक होगा। ये संस्कार लिए जाएं, ये संस्कार सीखे जाएं, जैसे उदाहरण है माता पिता से संस्कार सीखे गए, एक बार संस्कार आपने ले लिए, तो अगर ये माता पिता फिर दोबारा बोलें कि संस्कार वापस दो, तो वापस नहीं दिए जाते। या कुछ भी आपको संस्कार दे रहा है तो वापस आप संस्कार वापस नहीं दिए हुए। ठीक, या अलगाव या अलग होना, उदाहरण अलगाव मतलब अलग होना, एक दूसरे से अलग होना, अलग का आभास हो। जैसे मैंने आपको बता दिया एक स्थान से दूसरा स्थान, तो ऐसे ही मेरा घर आपके घर से, मतलब मेरे घर से आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, तो एक स्थान दूसरा स्थान, तो बता दिया कि एक स्थान मेरा घर हो गया, दूसरे स्थान का आपका घर हो गया, तो दोनों के बीच में वो ठीक है तुलना कर दी, स्थान का अलग होना, अलगाव या अलग होना। तो अलग होने को हम अलगाव बोल देते हैं, और अलगाव का ही या अलगाव एक ही बात है, अलगाव हो या अलग होना। ठीक, नोट में आगा शर्माना, लज्जाना, टर्राना में अप्रदान कारक होगा। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जिस भी उदाहरण में शर्माना, लज्जाना या टर्राना आ जाए, वहाँ पे अप्रदान कारक हमारा होगा। जैसे मैंने उदाहरण ले लिया कि बच्चे लड़कियों से शर्माते हैं, तो शर्माना आ गया, और यहाँ कारक चिन्ह हमारा से भी आ गया, तो प्रदान कारक में हमारा प्रदान कारक का जो चिन्ह है वो से आ गया, तो हमारा से भी हमारा पहचान हो जाएगी, और शर्माता आ गया तो हमारे शर्माते से पहचान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शर्माता भी हमारा कारक चिन्ह जो है पहले से आ गया, से पहचान हुई, और शर्माता हमारा कारक चिन्ह हमें बता दिया कि प्रदान कारक में शर्माता आ गया। शर्माना हो गया, लज्जाना हो गया, टर्राना हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया हमारा लड़कियाँ लड़कों से लज जाती हैं, तो लज्जाना हो गया और हमारा टर्राना हो गया। तो शर्माना, लज्जाना और टर्राना है, ये हमारा तीनों अप्रदान कारक के हमारे पहचान हो गई। तो आगे संबंध कारक की पहचान। तो संबंध कारक में हमारी डेफिनेशन है किसी एक संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताए जाए, वहाँ संबंध कारक होगा। तो उदाहरण है हमारा राजा दशरथ राम के पिता थे, तो एक राजा हो गए, दूसरा हमारे राम हो गए। ठीक, और तीसरा हमारा दशरथ हो गए, तो हमारा एक दूसरे से हमारा संबंध बता दिया कि राजा दशरथ जो थे वो हमारे राम के पिता थे, तो इसमें संबंध बता दिए। तो मैं आपको बता दूं किसी भी संज्ञा सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध जब बता देते, या तो कर्ता जो होगा, कर्ता किस पे डिपेंड करेगा, वो कर्ता डिपेंड करेगा संज्ञा पे या सर्वनाम पे। तो जो शुरू में संज्ञा सर्वनाम होगी या बाद में संज्ञा सर्वनाम होगी, या तो अलग अलग भी हो सकती है या वो एक सी भी होती है। दूसरा हमारा उदाहरण है यशोदा कृष्णा की माँ थी, तो देखो संबंध बता दिया। तो मैंने आपको बताया था संबंध की जो पहचान है वो का, के, की या रारेरी होगा। तो इसमें हमारा जो कारक चिन्ह हमारा पहचान हमारा के भी आ गया और इसमें की भी आ गया। ठीक, तो हम या तो हम कारक चिन्ह से हम पहचान कर सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि हमारा संबंध इसमें बताया गया है कि राजा दशरथ राम के पिता थे। ठीक, जो राजा दशरथ थे वो राम के पिता थे, तो संबंध बता दिया। और दूसरे इसमें आ गया कि यशोदा कृष्णा की माँ थी, तो इसमें भी संबंध बता दिया, हमारे कारक चिन्ह भी आ गया और हमें संबंध का भी पता लग गया। तो इसमें नोट है कि कारक चिन्ह जिसके साथ लगाओ संबंध भी उसी का बताया जाएगा। देखो जैसे कारक चिन्ह किसका साथ लगाया, इसमें हमारा कारक चिन्ह हमारा राम के साथ लगाया, इसमें कृष्णा के साथ लगाओ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें संबंध बताओ कि राजा दशरथ राम के पिता थे, कि इसमें बताओ कि संबंध कारक कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें संबंध कारक जो होगा राम होगा,
और इसमें दूसरे में कृष्णा होगी, सॉरी कृष्णा होगा, ठीक। क्योंकि जो भी हमारे नोट में मैंने क्या दिया, नोट में मैंने दिया है कि कारक चिन्ह जिसके साथ लगा हो, किसके साथ लगा है, इसमें कृष्णा के साथ लगा है और इसमें राम के साथ लगा हो, तो जिसके साथ लगा हो तो संबंध भी उसी का बताया जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि बताओ यशोदा कृष्णा की माँ थी, इसमें एक संबंध कारक कौन किसके साथ लगाया है, तो इसमें संबंध कारक कृष्णा के साथ लगाया हुआ है, ठीक। आगे है अधिकरण कारक की पहचान, ठीक। तो इसमें पहली डेफिनेशन है, जहाँ पर या से पे आए या से आए कार्य को संपन्न किया जाता हो उस आधार या प्लेटफॉर्म को अधिकरण कहते हैं। तो देखो उदाहरण मैंने लिया है कि मैं आपको इस डेफिनेशन को मैं आपको समझा दूं कि जहाँ पर तो अधिकरण जो हमारा कारक है, इसका जो चिन्ह है या तो पर होगा या फिर से होगा, ठीक। अधिकरण कारक जो चिन्ह होगा या तो पर होगा या से होगा। तो मैं आपको बताऊं कि उदाहरण, जिस भी उदाहरण में पे या सर आ जाए या किसी एक चीज़ पे डिपेंड करे, किसी पर टिका हुआ हो या रखा हुआ हो, तो उसमें हमारा अधिकरण कारक होगा। कैसे, उदाहरण है हमारा कि राम छत पर बैठा है, देखो पर आ गया, हमें इस चीज़ से पता लगी कि अधिकरण कारक हो गया। इसमें भी पर आ गया तो इससे भी हमें पता लग गया कि अधिकरण आ गया। इसमें राम गाँव में जाता है, देखो ये हमारा ये गलत आ गया, ठीक है, जबकि ये उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैं दिन में नहीं सोता हूँ, सॉरी ये कारक चिन्ह हमारा इसमें गलत हो गया, इसमें मैं आएगा, यहाँ पर ये मैं आएगा, ये से नहीं आएगा, ये हमारा मैं आएगा, ठीक। अधिकरण में पर, ठीक है, तो वो हमारा वो सही था उदाहरण। तो अधिकरण के जो कारक चिन्ह की जो पहचान है वो में या पेपर है, ठीक। तो उदाहरण पहला है हमारा, राम छत पर बैठा है, किस पे बैठा है, छत पर बैठा है, तो पर आ गया तो हमारा ये भी हमारा पहचान हो गई। इसमें पर आ गया तो पहचान होगी। मैं आ गया, मैं दिन में, देखो मैं इसमें मैं दो जगह आ गया, लेकिन पहला जो मैं है वो पहला संज्ञा सर्वनाम के लिए, तो इसमें मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम है। देखो किसी चीज़ का जो नाम अगर आ जाएगा वो संज्ञा होगी, लेकिन अगर नाम ना लेके मैं हो, वह हो, आप हो या यह हो दे दिया जाए, वो हमारा सर्वनाम होता है। तो इसमें मैं दिन में नहीं सोता हूँ, मैं आ गया तो हमें पहचान हो गया, अधिकरण कारक होगा। आप कुर्सी पर बैठे हो, किस चीज़ पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, तो एक चीज़ ये हमारा आधार हो गया कि किस चीज़ पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, किस चीज़ पर बैठे हो, छत पर हो, किस चीज़ पर हो, दीवार पर हो। मैं दिन में नहीं सोता हूँ, ठीक। बोर्ड पर लिखा जाता है, किस पर लिखा जाता है, बोर्ड पर, तो इसमें पर आ गया। तो देखो ज़्यादातर कोई भी अगर कारक चिन्ह का अगर आपको उदाहरण दिया जाएगा, उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तो या तो वो कर्ता का उदाहरण होगा या संबंध का उदाहरण होगा। अगर संबंध का उदाहरण होगा तो सीधा सीधा दे दिया जाएगा, उसमें पूरा का पूरा बता दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा दशरथ किसके होते, देखो मैं बता दूँ, राजा दशरथ राम के पिता थे, ठीक। दूसरा था यशोदा कृष्णा की माँ थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर संबंध का होगा तो संबंध बता दिया जाएगा कि कौन किसका क्या लगता है, तो वो सीधा सीधा दे दिया जाएगा। या फिर संबंध का आपको कारक चिन्ह दे दिए जाएंगे, या फिर कर्ता, देखो दो ही होंगे, या तो कर्ता होगा या फिर संबंध होगा, ठीक। तो इसमें बोर्ड पर लिखा जाता है, किस पर लिखा जाता है, बोर्ड पर। पे आ गया, इस पर यहाँ पर भी पे आ गया, यहाँ पर भी आ गया, इसमें सेंटेंस में भी आ गया, इसमें भी पर आ गया और यहाँ पर भी पर आ गया। और बाकी आधार क्या है, इसमें आधार छत है, इसमें आधार दीवार है, और इसमें आधार दिन और, ठीक। इसमें आधार कुर्सी हो गया, इसमें आधार क्या होगा, बोर्ड हो गया। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि जो अधिकरण में पर जो कारक है हमारा अधिकरण, और कारक चिन्ह है में पर, और अधिकरण का अगर उदाहरण होगा उसमें में या पर का प्रयोग किया जाएगा, और इसमें आधार बना होगा। आधार क्या होगा, जैसे कि मैं छत पर बैठा हूँ, या बंदर छत पर बैठा है, या बंदर दीवार पर बैठा है, जिस चीज़ पर बैठा है, या बंदर पेड़ पर बैठा है,
या मैं मोटरसाइकिल बैठा हूँ या आप मोटरसाइकिल पर बैठे हो या बाइक बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो या किसी भी चीज़ में बैठे हो, किसी चीज़ को आधार बनाया हुआ होगा या उसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ होगा, तो वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। नोट करके दिया गया है इसमें कि क्रिया का आधार बताने वाला कारक होता है। क्रिया का आधार बताने वाला, क्रिया का आधार कौन बता रहा है? देखो क्रिया का आधार कौन बता रहा है? बैठा, बंदर दीवार पर बैठा है, ठीक। क्रिया कौन कर रहा है? बंदर, कर्ता, और दीवार पर बैठा। आधार क्या है हमारे? दीवार पर बैठा है। क्रिया क्या? बैठना। तो बंदर हमारा कर्ता हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और यह हमारे सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। मैं असल में ड्यूटी पर हूँ अभी, तो थोड़ा वीडियो बनानी पड़ रही है और ड्यूटी भी करनी पड़ रही है अपनी। तो हम कहाँ थे? मैं आपको बता दूं, क्रिया का आधार बताने वाला कारक होता है, क्रिया का आधार, ठीक। तो इसमें क्रिया क्या थी? क्रिया बैठना हो गया, बैठा हो गया, बैठा हो गया, इसमें सोता हो गया, इसमें बैठा हो गया, यहाँ जाता हो गया। क्रिया, वह क्रिया होता है शब्द की छोटा से छोटा रूप, क्रिया, ठीक। वो क्रिया कहलाती है, मतलब किसी भी शब्द का छोटा से छोटा रूप क्रिया कहलाता है, ठीक। तो वो क्रिया होता है। और आधार बताता, आधार क्या है हमारा? आधार इसमें छत हो गया, यहाँ दीवार हो गया, यहाँ दिन हो गया, यहाँ कुर्सी हो गया, इसमें हमारा बोर्ड हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो अधिकरण जो हमारा कारक है, इसमें हमें क्या होगा? इसमें में या पे, इसमें उदाहरण में में या पर का इसमें प्रयोग किया जाएगा और सीधा सीधा बता दिया जाएगा कि किस चीज़ आधार बनाया हुआ कि किस चीज़ पर बैठा है, तो हमारा अधिकरण की हमारी पहचान हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा कारक का हमारा चैप्टर था, जो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसके हम पूरा लेकर आऊँगा, इसके प्रैक्टिस भी लेकर आऊँगा मैं। तो अब हमारा रह गया है, हम कल समास लेकर आएंगे, तत्पुरुष समास, ठीक है। हमने पढ़ा, कारक पढ़ा, हमें कारक कितने होते हैं? कारक हमारे 8 होते हैं। और अगर संबंध और संबोधन को अगर निकाल दे तो कारक हमारे 6 होते हैं, और विभक्ति हमारी 7 होती हैं, ठीक। ये हमने बहुत अच्छी तरह से जाना। और अब हम कल तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे, उसमें कारक का ही, कारक चिन्हों का ही प्रयोग होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि फ्री और अच्छा पढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और उससे अच्छा मैं मानता हूँ कि आपका ही अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद मी है, जिस पे आपको बहुत अच्छा लॉजिकली और क्रम वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, और एक से एक अच्छी आपको वीडियो दी जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस भी चैप्टर को करो उसके आप उदाहरण लेना और उसको करना, प्रैक्टिस करना। मैं कहता हूँ कि किसी भी आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं बचाएगा जिसको आप ना कर पाओ, ठीक है। और जो आपका ना हो उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्या वीडियो कैसी लग रही है, कि इसमें क्या कमी है। देखो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। हालांकि मैं जॉब करता हूँ, पुलिस में हूँ, बाकी मैंने कभी टीचिंग नहीं की। मैं पढ़ता हूँ, और अब मुझ पे अगर आता है तो मैं सोचता हूँ कि जो घर हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकता हूँ, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, जिसके थ्रू मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या कोचिंग नहीं जा सकते, वे प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी वजह से नहीं जा सकते, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन्हें फ्यूचर में, भविष्य में आने वाली सरकारी नौकरी जितनी भी है उनमें काफ़ी योगदान मिल सके, पेपर में अच्छा से अच्छा वो रिज़ल्ट दें। इसलिए मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपने आपका ये जो चैनल है गवर्नमेंट जॉब विद मी, इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी कमी आपको नज़र आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। तो मैं अपना इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि
ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आप इसमें हेल्प करें, मेरी मदद करें इसको बढ़ावा देने में और सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाने में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे, जो समास का अंतिम भेद होगा। धन्यवाद।